नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैं बात करने वाला हूं मीडिया के नक्सल्स पर। यद्यपि प्रधानमंत्री और बहुत सारे बीजेपी के नेता अर्बन नक्सल शब्द का यूज करते हैं, लेकिन मैं बाकी लोगों की बात आज नहीं कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं केवल जो मीडिया में बैठे घोर वामपंथी, और यहां तक कि वो लगभग नक्सली ही हैं, जिनको देश में अराजकता पर, देश में हंगामे पर विशेष आनंद आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों एक जनसभा में नारा दिया। उन्होंने कहा, एक रहोगे तो ही नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। बाद में वो आखिरी की जो आधी लाइन है, जिसे कि आप 3 शब्द का एक स्लोगन भी कह सकते हैं, बटोगे तो कटोगे, उस पर वो स्थिर हो गए और उन्होंने उसको एक नारा बना दिया। इस बात को लेकर के मीडिया, और वैसे तो पूरा ही मीडिया, चाहे वो इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो, उन्होंने इसे एक मुद्दा बनाया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो, जिसे मैं अर्बन नक्सल्स कह रहा हूं, उन्होंने इसको पूरी तरीके से सांप्रदायिकता से जोड़ दिया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, उसके बजाय अगर उन शब्दों को केवल ले लिया जाता और उस पर बात की जाती तो ज्यादा बुराई नहीं थी। एक रहोगे, एक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। अब इस नारे को हरियाणा में लोगों ने हाथों हाथ लिया। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा में हारती हुई बीजेपी चुनाव जीत गई। अब चूंकि ये टेस्टेड स्लोगन हो गया, तो इसका प्रयोग झारखंड और महाराष्ट्र में उससे अधिक वेग के साथ किया जा रहा है। यानी कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी कोई सभा नहीं छोड़ते जहां पर वो इस नारे को न लगवाते हो। बड़ी बात ये हुई है कि उनके इस नारे को प्रधानमंत्री और आरएसएस चीफ ने भी एक तरह से इंडोर्स कर दिया है। शब्द बदल गए होंगे, लेकिन उन्होंने उसको इंडोर्स कर दिया है। तो योगी जी तो जहां भी जाते हैं, उनका बहुत स्पष्ट नारा होता है, बटोगे तो कटोगे, बटे थे तो कटे थे। अब इस नारे को अगर अलग परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं। एकता में शक्ति है, अंग्रेजी में कहते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड। योगी जी ने कह दिया, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसको ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने शब्द यूज कर दिए 3, बटोगे तो कटोगे। अब सवाल यह है कि ये जो नक्सली पत्रकार हैं, जिन्हें आप अर्बन नक्सल्स कह सकते हैं, तो ये करते क्या है पूरे दिन? इनके मुंह से आपने चुनावों के दौर में 2-3 शब्द बहुत सुने होंगे। एक शब्द होता है माइनॉरिटी, एक शब्द होता है सेकुलर। इस माइनॉरिटी और सेकुलर शब्द का उनके लिए अर्थ केवल और केवल मुस्लिम होता है, और मुस्लिम एकीकरण होता है। जब वो अपनी डिबेट्स कर रहे होते हैं, आप उनकी डिबेट्स सुनिए, मैं यहाँ पे नाम नहीं किसी का लेना चाहता हूँ। 2 चैनल के 2-3 कार्यक्रम इस तरीके के आते हैं, जहां पर वो सारे नक्सली घेर के बैठाए जाते हैं। तो उनके आप शब्द सुनिए। किसी भी राज्य का इलेक्शन हो, वहां का जो सेकुलर वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, या जेएमएम के पक्ष में जाएगा, या एमवीए के पक्ष में जाएगा। भाई, सेकुलर वोट क्या होता है? क्या कोई ये समझाने में सक्षम है कि सेकुलर वोट होता क्या है? वोटर वोटर होता है, और उसमें सेकुलर वोट क्या होता है? तो
सेकुलर शब्द का इस्तेमाल वो करते हैं मुसलमानों के लिए। मुसलमान और सेकुलर, तो ये अपने आप में दो विरोधाभासी शब्द हैं, लेकिन वो कहते हैं सेकुलर वोट। और यहां तक कि जो मुसलमानों के मुल्ला मौलवी उलेमा हैं, वो भी इसी शब्द का यूज करते हैं कि सेकुलर वोट बंटना नहीं चाहिए। तो आप शब्द छिपा करके एक तरफ वोट जिहाद जैसी स्थिति खड़ी करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भारत की सेकेंड मेजॉरिटी, यानी कि भारत में जो दूसरी सर्वाधिक आबादी वाला वर्ग है, संप्रदाय है, उसका आप एकमुश्त वोट ले जाएं अलग अलग राज्यों में। अलग अलग राज्यों में उसका परसेंटेज अलग अलग है। जैसे यूपी में लगभग 20% के आसपास है, बिहार में भी लगभग 20 से कुछ ऊपर ही है, पश्चिम बंगाल में वो 30% है। तो आप चाहते हो कि मुसलमानों का वोट हमारी पार्टी को एक मुश्त मिल जाए और हम शुरुआत ही 30%, 20%, 22% से करें और दूसरी पार्टी एक से शुरू करे, जीरो से गिनती गिने। तो अगर राजनीति में दूसरे पक्ष ने इस तरह का नारा दे दिया तो इसमें पार्टियों को मिर्ची लगे, ये बात समझ में आती है, लेकिन इन धूर्त पत्रकारों को, इन नक्सलियों को मिर्ची क्यों लगती है? क्योंकि ये चाहते हैं कि देश में कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनी रहे कि यहां पर अराजकता का माहौल पनपता रहे। अब मान लीजिए इस समय पर चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जहां तक मेरी जानकारी है कि 10 से 12% के बीच में कुल मुसलमान है। इसमें से कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उनकी आबादी बहुत ज्यादा है और बहुत प्रभावी है। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में बताया जाता है कि कम से कम 5-6 सीट लोकसभा की ऐसी रही जहां महायुति के कैंडिडेट ज्यादा विधानसभा सीटों पर जीते, लेकिन वहां पर कोई एक या दो विधानसभाएं ऐसी थी जो मुस्लिम बाहुल्य थी और वहां इतना वोट उनके खिलाफ पड़ा कि वो चुनाव हार गए। और ऐसा अक्सर होता है। तो आप वोट जिहाद भी करना चाहते हैं, आप एक साथ वोट करना चाहते हैं, दूसरे को आप जातियों में बांटना चाहते हैं, वर्गों में बांटना चाहते हैं। पहले आप हाई कास्ट ओबीसी और एससी और एसटी बताते हैं, फिर जब आप उससे भी फुर्सत नहीं पाते तो हाई कास्ट में आप ब्राह्मणों को अलग करते हैं, ठाकुरों को अलग करते हैं, वैश्यों को अलग करते हैं, जो कायस्थ हैं उनको अलग करते हैं, या जहां जो जातियां हाई कास्ट में आती हैं उनको अलग करते हैं। इसके बाद जब ओबीसी की बात आती है तो वोट लेने के लिए आप ओबीसी हो जाते हो, सरकार बनती है तो आप यादव हो जाते हो, तब आपका ओबीसी पता नहीं कहां चला जाता है। सेम चीज होती है एससी के साथ में कि एससी का वोट हमको चाहिए, हम एससी के सबसे बड़े नेता हैं, लोग हमको देवी मानते हैं, देवता मानते हैं, पता नहीं क्या क्या अलग अलग स्टेटमेंट दिए जाते हैं। लेकिन जब सरकार बनती है तब फिर आप बताते हो कि नहीं हम तो चमार की बेटी हैं। तो इस तरीके से चीजें नहीं चलती हैं। अगर आप एससी का वोट लेकर के कभी सत्ता में आते हो, पावर में आते हो, तो आप एससी को आगे बढ़ाओ। ओबीसी का वोट लेकर के आते हो तो ओबीसी को आगे बढ़ाओ। जब आप इस तरीके से पावर में आ जाते हो, पावर आपके पास आ जाती है, तो आप अपने परिवार को आगे बढ़ाते हो, अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाते हो, और उसके बाद अगर कहीं मौका लगता तो अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाते हो। तो एक पार्टी अगर ये कह रही है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे, तो वो तो पूरे हिंदुओं को यूनाइट करने की बात कर रही है। वैसे तो पूरे देश को ही यूनाइट करने की बात कर रही है, लेकिन अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं इसमें हमको एक्सक्लूड किया जा रहा है, तो भाई अगर आपको एक्सक्लूड किया जा रहा है तो मान लेते हैं, कम से कम हिंदुओं को तो यूनाइट किया जा रहा है। तो हिंदू अगर यूनाइटेड होगा तो इससे इन धूर्तों को क्यों मिर्ची लगे? राजनीतिक दलों की बात समझ में आती है, उनको नुकसान हो रहा है तो वो तो भाई चिल्लाएंगे ही। अब बात कर लेते हैं कि एक न रहने के परिणाम क्या होते हैं, जातियों में बंटने के परिणाम क्या होते हैं। आप जम्मू कश्मीर से शुरू कर लीजिए। घाटी में क्या हुआ? घाटी में आपकी संख्या कम हो गई, और जैसे ही आपकी संख्या कम हुई तो लिटरली आपको काटा गया कि नहीं काटा गया? घाटी में हिंदू काटे गए कि नहीं काटे गए? वो ठीक है कि उनमें अधिकांश संख्या वहां पर पंडितों की थी, ब्राह्मणों की थी। यद्यपि वहां पर हिंदुओं को ही पंडित कहा जाता है, लेकिन अधिकांश संख्या वहां पर ब्राह्मणों की थी। लेकिन काटे गए कि नहीं काटे गए? आप पश्चिम बंगाल में चले जाइए, जिन जिन जिलों में मुसलमान बहुमत की स्थिति में आ गया है, 50% के आसपास है, 40 इवन 50% के आसपास है,
तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर हिंदू काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, उनकी औरतों का बलात्कार किया जाता है, उनके घर जलाए जाते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जाता है, सब कुछ हो रहा है। और कथित जो सेकुलर सरकारें हैं उनके अंडर में हो रहा है। कोई कुछ बोलने वाला है? तो क्या हो गया कि अगर उन्होंने कह दिया बटोगे तो कटोगे? भाई एक मुश्त अगर हिंदू पश्चिम बंगाल में किसी एक पार्टी के साथ में आ जाए जो पार्टी हिंदू हित की बात करती हो, तो क्या इनकी हिम्मत है कि कर पाएंगे? छोड़ दीजिए उसको भी, आप यूपी को ले लीजिए। यूपी जहां पर 20% के आसपास मुसलमान है कुल मिलाकर के, कुछ जिलों में उनकी संख्या ज्यादा है, शहरों में उन्होंने अपनी बस्तियां बना रखी हैं क्योंकि वो झुंड में रहना पसंद करते हैं। तो जिन क्षेत्रों में वो रह रहे हैं वहां पर हिंदुओं की स्थिति आप देख लीजिए। अगर कोई रह रहा है तो या तो डर डर के रह रहा है, अन्यथा उसे वो क्षेत्र छोड़ करके बाहर निकलना पड़ रहा है। मैं तो यहाँ कानपुर में रहता हूँ, कानपुर की तमाम गलियों को जानता हूँ। गली गली में तमाम छोटे छोटे मंदिर हैं, मंदिरों को उन्होंने अपने घरों के अंदर कर लिया है, कब्जे कर लिए हैं। मोहल्ले में पता चलता है कि 200 मकान मुसलमानों के हैं तो उनके बीच में कोई एक आध मकान हिंदू का होता है, और जो है भी वो केवल वहां जी रहा है किसी तरीके से, वो रह इसलिए रहा है कि वो दूसरी जगह रहने में सक्षम नहीं है। तो उसकी जो वहां की जमीन है उसको कोई उचित दाम देने को तैयार नहीं है, और उसके पास इतना संसाधन नहीं है कि वो दूसरी जगह पर जाकर के कोई जमीन खरीद ले, कोई मकान खरीद ले। उस स्थिति में वो है नहीं। बाजारों में पूरा का पूरा कब्जा हो गया है। पता चलता है कि 90 दुकानें मुसलमानों की हैं तो 10 दुकानें हिंदुओं की मिलती हैं, और वो भी दहशत में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि बटोगे तो कटोगे नारे में कोई बुराई नहीं है। ये जो मीडिया के नक्सल्स हैं, यानी कि नक्सली पत्रकार, ये इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक दलों से मुझे इस पर कोई शिकायत नहीं है, उनका दर्द वाजिब है, वो बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं क्योंकि उनको उससे नुकसान हो रहा है। वो उन्होंने लोकसभा चुनावों में हिंदुओं को बांटा और बीजेपी को कमजोर किया, तो वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा से हिंदू यूनाइट हो, तो उनका मसला समझ आता है। अब मुझे अंत में सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरीके से योगी जी ने जो पहले दिन नारा दिया था कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, और फिर उन्होंने कहा तो ही नेक रहोगे अगर वो स्पीच आप लोगों ने सुनी हो, और दूसरा उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, तो मुझे लगता है कि नारा बीजेपी को अधूरा नहीं लगाना चाहिए, पूरा लगाना चाहिए। और तो ही शब्द पर तो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि एक रहेंगे तो ही नेक रहेंगे, तब तक बात में वजन कम आता है। अब प्रधानमंत्री ने उसको सेफ कर दिया तो मैं कहता हूं नेक के बजाय आप सेफ कर लीजिए, लेकिन नारा होना चाहिए एक रहोगे तो ही सेफ रहोगे, और बटोगे तो कटोगे। आज की वार्ता में इतना ही। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।